भारत के कौन कौन से राज्य जनसंख्या समृद्धि के प्रतिस्थापन स्तरों को प्राप्त कर चुके हैं अथवा प्राप्ति के बहुत नज़दीक हैं? कौन से राज्य में अब जनसंख्या समृद्धि की दरें बहुत ऊंची हैं? आपकी राय में इन क्षेत्रीय अंतरों के क्या कारण हो सकते हैं? मतलब कि भारत में जो राज्य हैं वो प्रतिस्थापन स्तरों को कब तक प्राप्त करेंगे? मतलब जनसंख्या समृद्धि होती है जो कि जनसंख्या अपने देश की कितने जल्द ही समृद्ध होगी, इसका एक आंकड़ा होता है जो अपन को प्राप्त होता है। हर देश का, प्रत्येक देश का होता है कौन देश कब अपने जनसंख्या समृद्धि के एक स्तर को प्राप्त करता है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन स्तर से तात्पर्य उस समृद्धि की दर से है। सर्वप्रथम अपन जाने के प्रतिस्थापन स्तर का को समृद्धि। समृद्धि को मतलब क्या हुआ? समृद्धि मतलब कि किसी भी देश की आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सभी विकासों में किसी देश का या राज्य का बढ़ना ही क्या है? समृद्धि। अब अगर आर्थिक समृद्धि के ऊपर अपन गौर करें तो आर्थिक समृद्धि का तात्पर्य होता है उस समृद्धि से कि किसी क्षेत्र विशेष, किसी भी राज्य विशेष, किसी भी देश विशेष के व्यक्तियों की जो संपूर्ण जीवन की एक विकास की गति होती है, उस विकास को अपन क्या बोलेंगे? उसकी समृद्धि। और प्रतिस्थापन स्तर कि जनसंख्या के जो बढ़ोतरी या घटते हैं, जब समृद्धि के स्तर बढ़ते और घटते हो तो उसको क्या बोलेंगे अपन? प्रतिस्थापन स्तर। ठीक है, तो प्रतिस्थापन स्तर से तात्पर्य उस समृद्धि की दर से जो पुरानी पीढ़ी के लोगों के मरने के उपरांत उस स्थान की पूर्ति के लिए नई पीढ़ी के लिए आवश्यक होती हैं। प्रतिस्थापन स्तर से क्या तात्पर्य है? जो पुरानी पीढ़ी के लोगों, मतलब कि एक जो पुरानी पीढ़ी है वो पुरानी पीढ़ी की जब मृत्यु हो जाए तो जो नई पीढ़ी आए वह नई पीढ़ी कितना स्थान उस पुरानी पीढ़ी का ले पा रही, उस स्थान को ही अपन क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन स्तर। जैसे मतलब कि अगर आज जो व्यक्ति जिंदा हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम थे या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे या कोई भी महान व्यक्ति थे, गांधी जी थे, तो उनका स्थान आज कोई देश में ले पा रहा है? नहीं ले पा रहा है। जो व्यक्ति भी उसका स्थान ले पा रहे हैं तो उसी को अपन क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन स्तर। जैसे कि नेहरू जी ख़त्म हुए तो नेहरू जी से शायद अच्छे प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हों, या उस समय के कोई रक्षा मंत्री हों उससे अच्छे राजनाथ सिंह हों, किसी भी राज्य विशेष के मुख्यमंत्री आज योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं, शायद वो अखिलेश से 2 कदम आगे हैं। तो यही इसको क्या बोलेंगे अपन? प्रतिस्थापन स्तर। कि किसी पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में आए व्यक्तियों के द्वारा उस स्थान को घेरना ही प्रतिस्थापन स्तर है। ठीक है, प्रतिस्थापन स्तर से आशा यह भी है कि 2 बच्चों के जन्म के साथ ही प्रतिस्थापन स्तर पूरा हो जाता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के प्रतिस्थापन स्तर को प्राप्त करने वाले राज्य कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने प्रतिस्थापन स्तर पूरा कर लिया है? प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करने वाले राज्य, जैसे अभी शिक्षा के रूप में अगर देखा है तो सबसे बढ़िया शिक्षा या सबसे अच्छी शिक्षा किस राज्य की है अपने भारत के अंदर? केरल। केरल के अंदर सबसे अच्छी शिक्षा है और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं? केरल के। और वास्तविक रूप में अगर पैसे के मामले में भी देखा जाए तो केरल के बराबर कोई भी राज्य नहीं आता है जितना केरल के में और पंजाब में पैसा है। जो प्रति व्यक्ति आय है जो केरल की है और पंजाब की है, उतनी ना मध्य प्रदेश की है ना उत्तर प्रदेश की है, और बिहार तो जब सबसे गरीब है। ठीक है, तो केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ये राज्य हैं जिनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि ये राज्य बहुत गरीब हैं। नंबर 2, ऐसे राज्य जो इसको पाने के निकट हैं, इसमें क्या आएंगे? केरल, तमिलनाडु, मणिपुर,
पंजाब, गोवा, J&K, जम्मू कश्मीर, ठीक है। और ऐसे राज्य जो इस स्तर को प्राप्त करने के अत्यंत निकट हैं, जो प्राप्त कर लेंगे कुछ समय में, जो ये राज्य वो राज्य हैं जो प्राप्त कर चुके हैं, और अब उन राज्यों को भी देखेंगे जो राज्य प्राप्त करने वाले हैं। प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करने के नज़दीक या निकट राज्य। तो इसमें कैसे राज्य आएंगे? जो थोड़ी बहुत शिक्षित हो चुके हैं और थोड़ी बहुत वहाँ पे आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई और समृद्धि भी ठीक है, वहाँ पे वे राज्य आएंगे। उदाहरण के लिए उत्तराखंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा पश्चिम बंगाल, ठीक है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, ठीक है। इनमें अभी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार ये बहुत ही गरीब राज्य हैं। यहाँ पे इस तरह अभी आना बहुत समय लगना है इसमें, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे समृद्धि नहीं होगी वहाँ पे आना असंभव है लगभग, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे भी आ रही, तो इसलिए यहाँ पे भी हो सकता है कि निकट भविष्य में देखा जाए कि ये स्तर पार कर लें। और जनसंख्या समृद्धि की ऊंची दर वाले राज्य, जहाँ पे बहुत ऊंची है जनसंख्या समृद्धि, वे कौन कौन से राज्य हैं? जनसंख्या समृद्धि ऊंची हैं, ऊंची, तो यहाँ कौन आएंगे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। ये जो पिछड़े राज्य हैं वो आएंगे किसमें? अधिक जनसंख्या समृद्धि की स्तरों की वाली दरों में, क्योंकि यहाँ पे बहुत गरीबी है, इसलिए बहुत समय लगेगा, ठीक है। क्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय विभिन्नताएं। अब जो क्षेत्रीय तथा क्षेत्र की विभिन्नताएं हैं, अगर उनको देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार और जम्मू कश्मीर और कर्नाटक, केरल, इन सभी की भिन्नताओं को देखा जाए तो देखो, उत्तर प्रदेश एक गरीब राज्य है, भले ही गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 पे है, लेकिन केरल के अंदर शिक्षा का विकास बहुत अधिक है, इसलिए वहाँ के लोग शिक्षित हो गए तो वे हर कार्य करने में सक्षम हो गए और वे विदेशों में जाकर भी कार्य कर रहे, ठीक है। और नई नई चीज़ें अपने राज्य के अंदर लाया और उनके ऊपर कार्य कर रहे, फैक्ट्री लग रही नई नई, जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का लगभग 60% पॉपुलेशन अदर स्टेट में जाकर काम कर रही है, जैसे कि गुजरात, यूपी, एमपी की सभी जनसंख्या कहाँ जाती? गुजरात कार्य करने के लिए फैक्ट्री में, क्योंकि एमपी और यूपी, बिहार में फैक्ट्रीज नहीं है। जिंदल यहाँ तो नहीं है ना। अगर एमपी में जिंदल हुई है तो आदमी बाहर थोड़ी है काम करने के लिए। आदमी बाहर क्यों जाए काम करने के लिए? क्योंकि एमपी के अंदर कंपनी, फैक्ट्रीज नहीं है, इसलिए वो गुजरात जाना उनकी मजबूरी है, ठीक है। तो क्षेत्र तथा क्षेत्रीय विभिन्नताओं के क्षेत्रीय कारण विभिन्न हैं, जो इस प्रकार हैं। अगर जनता साक्षर है तो उनकी सोच सकारात्मक होगी। क्या कारण है कि कोई राज्य प्रतिस्थापन स्तर को बहुत आगे तक प्राप्त कर चुका है, कोई थोड़ा कम,
और कोई थोड़ा और कम और कोई अभी बिल्कुल ही पास नहीं पहुंचा है। क्या कारण है? इन क्षेत्र तथा क्षेत्रीय विभिन्नताओं को कुछ कारण हैं, वो कारण कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, अगर जनता साक्षर है, अगर जनता पढ़ी लिखी है, जहाँ की भी जनता यदि पढ़ी लिखी हुई है तो क्लियर है कि वहाँ पे विकास होना अनिवार्य है, और मतलब है ही, विकास तो हुई हुई है, क्योंकि वहाँ की जनता शिक्षित है, उनकी सोच सकारात्मक होगी। जहाँ शिक्षा होगी उनकी सोच भी पॉजिटिव हुई है, ठीक है। परंतु अगर जनसंख्या अनपढ़ है तो उनकी सोच सकारात्मक होगी तथा उनमें अज्ञानता होगी, उनकी सोच सकारात्मक नहीं होगी बल्कि क्या होगी, निगेटिव होगी, नकारात्मक होगी, और वहाँ पे क्या होगी, अज्ञानता होगी। जो राज्य साक्षर हैं वहाँ समृद्धि दर कम है। जो भी राज्य साक्षर हैं, जहाँ के भी राज्य कहाँ हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, वहाँ पे क्या है, जनसंख्या की समृद्धि दर बहुत कम है। वहाँ पे जनसंख्या की समृद्धि दर कितनी है, कम है। जनसंख्या समृद्धि को मतलब कब हो कि वहाँ पे जनसंख्या कम हो रही, ठीक है, जहाँ पे क्या है, जन्म दर बहुत कम है, क्योंकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। जब वहाँ के लोग यदि पढ़े लिखे हैं तो स्वाभाविक है कि वे पढ़े लिखे लोग जनसंख्या में, जन्म दर में अपने आप कमी लाने की कोशिश करें, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जनसंख्या अधिक हुई तो जनसंख्या विस्फोट होगा, उसके भयानक परिणाम होंगे, ठीक है, क्लियर। जो राज्य भी शिक्षित हैं, साक्षर हैं, उन राज्य में जनसंख्या समृद्धि की दर क्या होगी, कम होगी, ठीक है। जनसंख्या समृद्धि की दर कम होगी तो प्रतिस्थापन स्तर अपन और अच्छे से प्राप्त कर लें, ठीक है। हर एक राज्य की अपनी अपनी रूढ़ियाँ तथा संस्कार होते हैं। प्रत्येक राज्य के कुछ ना कुछ संस्कार होते हैं और हर राज्य की रूढ़ियाँ होती हैं। रूढ़ियाँ मतलब कि पुरानी एक परंपरा। पुरानी परंपरा कैसी कि मतलब हिंदू धर्म में एक परंपरा चलत, जो ज़्यादा, जैसे कोई राज्य जहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म संस्कृति को मानने वाले लोग हैं और वहाँ पे एक प्रथा पहले से चली आई कि एक लड़का होना आवश्यक है, ठीक है। यदि एक लड़का होना आवश्यक है तो चाहे 4 लड़की हो जाए 5 लड़की, लेकिन कब रोका जाएगा बच्चा होने से, जब लड़का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, किन्हीं राज्यों के क्या हैं, ये अपने राज्यों के क्या हैं, एक रूढ़ियाँ हैं, जो रूढ़ियाँ अपने समाज में आज भी व्याप्त हैं। इनको दूर करने का प्रयास अपन को करना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये क्या कहती हैं कि अपनी समृद्धि को प्रभावित करती हैं, जिससे प्रतिस्थापन स्तर में भी फर्क पड़ता है। यदि वहाँ पे ऐसी रूढ़ियाँ हैं कि बच्चे अधिक से अधिक पैदा हों, जन्म दर अधिक से अधिक हो, तो क्या होगी, समृद्धि क्या होगी, बढ़ेगी, और प्रतिस्थापन स्तर क्या होगा, नीचे होगा। और यदि वहाँ पे रूढ़ियाँ ये हैं कि कम से कम बच्चे हों, जन्म दर कम हो, तो क्या होगी, जनसंख्या समृद्धि दर कम होगी और प्रतिस्थापन स्तर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अधिक बच्चे पैदा करने के समर्थक हैं तथा वह किसी विशेष राज्य में पाए जाते हैं। इस कारण भी अलग अलग क्षेत्रों की दरों में अंतर होता है। कोई राज्य विशेष ऐसा होता है जहाँ के लोगों के अंदर एक पहले से ही धारणा व्याप्त होती है कि बच्चे अधिक से अधिक हो, जिससे कि परिवार बड़ा होगा। परिवार बड़ा होगा तो जब भी कोई लड़ाई वगैरह होती है तो उसमें हमारी संख्या अधिक होगी। कई प्रकार की सोचें हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि यदि हमारी जनसंख्या अधिक होगी तो हमारे परिवार में भी अगर 70-80 वोट होंगे तो हम जिस भी चुनाव में जाएंगे तो हमारे वोट अधिक होंगे, ठीक है। तो इसके कारण भी क्या होता है, फर्क पड़ता है। यदि ये सोच है कि बच्चे बढ़ाया जाए, अपने परिवार को बढ़ाया जाए, तो क्या होगी, समृद्धि, जनसंख्या समृद्धि दर बढ़ेगी और प्रतिफलन स्तर कम होगा, ठीक है। हर एक क्षेत्र की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना तथा साक्षरता की दर अलग अलग होती है तथा इसकी समृद्धि भी दर पर प्रभाव बहुत अधिक होता है। जैसे हर जगह की संस्कृति अपनी अलग अलग होती, कई जगह की संस्कृति ऐसी हो कि बच्चे कम पैदा हों, कोई दिक्कत नहीं हो। अगर कई जगह की संस्कृति ऐसी हो कि जन्म दर बहुत अधिक हो जाए, क्योंकि वहाँ पे एक धारणा ही अलग हो जाती है, नहीं बच्चे ही बच्चे होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी एक बहुत बड़ा मायना रखता फैक्टर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए, ठीक है। क्या कह दो तुम, नहीं बंद हुआ दूसरा क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण, ठीक है।
भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण मतलब अपन को एक स्पेसिफिक टॉपिक भारत की जनसंख्या वृद्धि के कारण बताना है, ठीक है, कि भारत में जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है। तो इस बात को अपन समझ सकते हैं। सबसे मेन वजहें कुछ हैं जो आप पहले से ही जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक अशिक्षा व्याप्त है। भारत में अशिक्षा है, जिस कारण से वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर होना अनिवार्य नहीं है, स्वाभाविक है, ठीक है। तो नंबर 1, जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर। जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर मतलब कि स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ देश के अंदर कि जन्म दर बहुत अधिक तीव्रता से बढ़ी, ठीक है, जन्म दर बहुत तीव्रता से बढ़ी और वहीं सापेक्षिक रूप से मृत्यु दर बहुत तीव्रता से घटी। क्यों घटी? क्योंकि जन्म दर जो अशिक्षा थी वो व्याप्त रही और अशिक्षा के कारण और कुछ पुरानी रूढ़ियों के कारण जन्म दर बढ़ती रही। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत आर्थिक रूप से विकसित हुआ, संपन्न हुआ, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हुई, जिस कारण से डॉक्टर्स उपलब्ध हुए, हॉस्पिटल्स उपलब्ध हुए, जिससे क्या हुआ, जो मरने वालों की जनसंख्या थी उसमें बहुत ही कमी आई। जो व्यक्ति स्वतंत्रता के समय 100 व्यक्ति जन्म ले रहे थे और मृत्यु दर लगभग 80 थी, वो जन्म दर की दर तो 100 ही रही स्वतंत्रता के बाद, और मृत्यु दर क्या हो गई, घट गई और लगभग 50 हो गई, ठीक है। तो इससे क्या 50 हो गई, 50 हो गई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जनसंख्या में वृद्धि बहुत अधिक हुई। तो सबसे पहला कारण है आपका क्या, जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर, ठीक है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या है, जलवायु एवं भौगोलिक परिस्थितियाँ। ठीक है, जलवायु एवं भौगोलिक परिस्थितियों से क्या तात्पर्य हुआ? जलवायु एवं भौगोलिक परिस्थितियों से ये तात्पर्य होगा कि जो भारत की जलवायु है, भारत किस जगह होता है, भारत पूरे मानचित्र में ये रहा पूरे विश्व में भारत का स्थान कहाँ है, ये रही ऊपर। तो भारत का स्थान लगभग यहाँ है। तो यहाँ पे क्या होता है, उष्णकटिबंधीय मौसम पाया जाता है, जिससे यहाँ पे बच्चा पैदा होने की जो जनन की क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे बच्चे बहुत अधिक पैदा होते हैं। इससे क्या होती है, जन्म दर बहुत अधिक होती है, और जन्म दर जैसे ही अधिक होती है तो जनसंख्या स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार। चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान के आविष्कार, ठीक है। मतलब जो मॉडर्न युग आया उसमें क्या हुआ कि जो चिकित्सा के क्षेत्र में हुए वो बहुत आविष्कार हुए। क्या कैसे आविष्कार हुए? जैसे एक टाइम था कि टीबी का कोई इलाज नहीं था। जब टीबी का कोई रोग होता था, पेशेंट होता था हैजा का, प्लेग का और कैंसर का, ठीक है, विभिन्न प्रकार के ऐसे रोग थे जिनका इलाज नहीं था। मलेरिया आया तो और डेंगू आया तो कई व्यक्ति मृत्यु प्राप्त कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर्स आए और मेडिसिन्स बनी और नई नई मेडिसिन्स का आविष्कार हुआ। तो इससे क्या हुआ कि डेंगू, हैजा, प्लेग आदि रोगों पर हमने नियंत्रण पा लिया। इससे कि मृत्यु दर में क्या हुई,
बहुत अधिक मात्रा में कमी हुई और मृत्यु दर में अधिक कमी हुई। साथ ही जिस समय एक माँ बच्चे को जन्म देती है, उस समय जो मरने वाली महिलाओं एवं बच्चों की जनसंख्या थी उसमें भी बहुत अधिक गिरावट हुई, क्योंकि जो पुराना समय था उस समय बच्चे पैदा होने की उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन जैसे ही विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार हुए तो ऑपरेशंस आदि उपचारों के कारण जो जन्म दर हुई वो भी अधिक मात्रा में बढ़ा और जन्म दर के समय जो बच्चे और स्त्रियों के मरने की संख्या थी वो कम हुई। तो जन्म दर क्या हुई? बढ़ी। इससे क्या हुआ कि जनसंख्या वृद्धि हुई। ठीक है। चौथा पॉइंट है संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार प्रणाली में सबसे जो मतलब जनसंख्या वृद्धि के कुछ प्रमुख कारण है, उनमें संयुक्त परिवार प्रणाली एक महत्वपूर्ण कारक है। क्यों है? क्योंकि संयुक्त प्रणाली का मतलब होता है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली मतलब कि जिस फैमिली में दादा, दादा के भाई और पिता चारों जितने भी भाई पिता हैं और बच्चे और बच्चे के ही बच्चे वो एक साथ रहते हैं, उसे क्या बोलेंगे? संयुक्त परिवार प्रणाली। जो क्या थी पुराने समय में, जो स्वतंत्रता पूर्व के समय थे उस समय में ये प्रणाली थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि एक उदारीकरण का दौर आया और धीरे धीरे हर व्यक्ति शहरों की ओर भागने के लिए सोचा। हर व्यक्ति जब शहरों की ओर गया तो उस वहाँ क्या हुआ कि परिवार टूटने लगे। जैसे मान लो कोई भी एक फैमिली है, वहाँ से कोई व्यक्ति अगर पढ़ा और उसकी जॉब लग गई तो वो उस घर से निकल के बाहर चला गया, तो जो जॉइंट फैमिली थी, जो संयुक्त परिवार था, वो टूट गया और उसने जाके अपना एक नया परिवार बनाया। तो इससे भी क्या हुआ कि व्यक्ति बढ़ते गए, जन्म दर बढ़ती गई और जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक मात्रा में हो गई। ठीक है। विवाह की अनिवार्यता। मतलब भारतीय समाज में एक सोच व्याप्त है कि हर व्यक्ति की शादी होना आवश्यक है। जो व्यक्ति शादी नहीं करता है तो भारतीय समाज में उसे एक अलग नज़र से देखा जाता है। ठीक है। ये भी एक इसका प्रमुख कारण है कि विवाह की अनिवार्यता को निश्चित कर दिया गया, जिससे हर व्यक्ति की शादी हुई और जब शादी होगी तो बच्चे होना स्वाभाविक है और जब बच्चे होंगे तो जन्म दर क्या होगी? बढ़ेगी, जिससे क्या होगा? आपका भारत में जनसंख्या वृद्धि और अधिक होगी। ठीक है। छठवां सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जो जनसंख्या वृद्धि का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, अशिक्षा एवं अंधविश्वास। आज भी भारत में इतनी साक्षरता बढ़ने के बावजूद भी आज भी देश में शिक्षा बहुत कम ही मात्रा में है और जो शिक्षा है भी वो वास्तविक शिक्षा नहीं है। क्योंकि जो भारतीय शिक्षा प्रणाली थी वह शिक्षा प्रणाली पेपरों के ऊपर बेस नहीं करती थी कि पेपर हुए, बच्चों ने पेपर के समय तक सीखा और उस चीज़ को भूल गए। ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब ये होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका चिंतन मनन करके उसको आत्मसात करना और उसका इम्प्लीमेशन अपने वास्तविक जीवन में करना। लेकिन ये जो मैकाले की शिक्षा नीति अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई, उसने क्या किया कि बच्चे ने केवल पढ़ा, पेपर दिया, उसको भूल गया। इससे क्या हो रहा है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो धीरे धीरे खोखली होती जा रही है और इस पर भारतीय युवाओं को सोचना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि वह इसको नहीं सोचेंगे तो धीरे धीरे भारत जनसंख्या वृद्धि की ओर बढ़ता जाएगा, जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक होती जाएगी और धीरे धीरे भारत देश में एक अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जो एक भयावही दिन को दिखाएगी। इसके ऊपर बहुत जल्द ही भारत को कार्य करना आवश्यक है। तो ये थे जनसंख्या वृद्धि के कारण, जो 6 कारणों में पूरी जनसंख्या वृद्धि को भारत की समझा जा सकता है। ठीक है। धन्यवाद।